हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर सेल कोशिका एवं संरचना के भाग 6 पर डिस्कस करेंगे। और इस भाग 6 में हम सभी लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स प्रारंभ किया है, जिसमें हमने भाग 5 तक 2 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। पहले सेल ऑर्गेनल्स को हमने माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में पढ़ा है, जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है। दूसरा सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गाल्ची काय पर डिस्कस कर लिए हैं। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि एक एक सेल ऑर्गेनल्स की वीडियो को आप अच्छे से देखते रहें और अच्छे से उन्हें क्लियर करते जाए, तब आपको सारी बायोलॉजी सेल वाला चैप्टर समझ में आएगा। आज के भाग 6 में हम सभी लोग प्लास्टिड या लवक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड के अंतर्गत एक मेन टॉपिक्स जो एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्या है, इसके बारे में हम डीप डिस्कस करेंगे। और ये मुख्य रूप से पादप की कोशिका में पाया जाता है। तो बिना कुछ एक्स्ट्रा बातों को सुनते ही हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो लेक्चर है ये भाग 6 है और हम सभी लोग लवक पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो भाग 5 तक हमने गाल्जी काय पर डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले ये जानते हैं लवक या प्लास्टिड क्या है। तो प्लास्टिड या लवक एक विशेष प्रकार के सेल के पार्ट हैं, कोशिकाओं के हिस्से हैं, जो केवल पादपों में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी लवक मुख्य रूप से अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं और इनके अनेक कार्य हैं, जिनका हम डीप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्लास्टिड की खोज या डिस्कवरी किसने किया है। प्लास्टिड की खोज या डिस्कवरी के लिए सबसे पहले प्लास्टिड की खोज हैकल नामक अर्नेस्ट हैकल, पूरा नाम, इन्होंने सबसे पहले 1865 में प्लास्टिड की खोज की। और इसके बाद में 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया। मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने 1865 में प्लास्टिड की खोज की है। 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया। खोज किया है हैकल ने, शब्द का प्रयोग सिम्पर ने किया है। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे। 65 में इसकी खोज की गई है और 85 में सिम्पर ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा देख लेते हैं, उपस्थिति कहां पर होती है प्लास्टिड की, किन सेल में ब्रह्मांड में प्लास्टिड या लवक पाया जाता है। तो प्लास्टिड या लवक मुख्य रूप से सभी यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आल्वेज पादप की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं और उन सभी पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में बिखरे हुए फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। अपवाद स्वरूप यूग्लिना जैसे जंतु में भी प्लास्टिड पाया जाता है, इसीलिए हम यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स कहते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस और दूसरा विषम पोषी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों प्रकार का यूग्लिना करता है। तो ये हुआ खोज और उपस्थिति। एक बार बोलते हैं, खोज अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1865 में, इसका नाम प्लास्टिड सिम्पर ने लिया 1885 में। उपस्थिति सभी प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में बिखरे अवस्था में पाया जाता है, जबकि कुछ जंतु कोशिका जैसे यूग्लिना में भी इसकी उपस्थिति होती है। सभी जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्रकार पर आते हैं, टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना एवं कार्य के आधार पर द प्लास्टिड इज डिवाइड मेनली 3 टाइप्स, 3 प्रकार का होता है। पहले प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। दूसरे को क्रोमोप्लास्ट और तीसरे को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यानी प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है, ये हरे रंग का प्लास्टिड है, इसे इसीलिए हरित लवक भी कहा जाता है। दूसरे का कलर ग्रीन के अलावा अन्य किसी कलर का हो सकता है, जो अनेक कलरों में भी पाया जाता है। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जिसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। दोबारा सुनेंगे, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो हरे रंग का होता है। दूसरा प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट होता है, जो हरा के अलावा किसी अन्य कलर का हो सकता है। और तीसरा प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट, जो रंग यानी कलरहीन यानी बिना किसी रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य
का फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरा कार्य होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से संग्रहण या स्टोरेज का कार्य करता है। जैसे हम लोगों के घरों में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भोजन करने के लिए गेहूं स्टोर कर लिया जाता है, भोजन करने के लिए फसल उगाकर चावल स्टोर कर लिया जाता है, भोजन करने के लिए दालें और तिलहन की फसलों के ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है और फिर खूब आराम से सालों साल भोजन करते रहते हैं। उसी प्रकार, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का भी कार्य स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल होता है। एक कोशिका के अंदर फूड मटेरियल को प्लांट सेल में स्टोर करता है। इसका पहला प्रकार एमाइलोप्लास्ट है, जो पादप कोशिका में स्टार्च को स्टोर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा सुनेंगे। ल्यूकोप्लास्ट का पहला प्रकार एमाइलोप्लास्ट है, जो पादप कोशिका में स्टार्च या मंड का संग्रहण करता है। दूसरे प्लास्ट का नाम है क्लियोप्लास्ट, जिसके द्वारा ऑयल या तेलीय पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। जितनी फसलें आप ब्रेसिका कैम्पेस्टिस या जितनी ऐसी तिलहन वाली फसलों को देखते हैं जिनमें हम अगर उन सीड्स को, ठीक है, अच्छे से प्रेस करते हैं तो ऑयल सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, उनमें, ठीक है, क्लियोप्लास्ट नामक विशेष प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जो ऑयल को स्टोर करता है। तीसरा यूरोप्लास्ट एक तीसरा प्रकार का, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट है, जिसके द्वारा प्रोटीन का स्टोरेज होता है। तो दोबारा सुनेंगे। प्लास्टिक तीन प्रकार का है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इसमें ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट, क्लियोप्लास्ट और यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट के द्वारा मंड का स्टोरेज, यूरोप्लास्ट क्लियोप्लास्ट के द्वारा ऑयल का स्टोरेज और यूरोप्लास्ट के द्वारा प्रोटीन का स्टोरेज होता है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट की संरचना या स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करें तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक डिस्क शेप संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की संरचना, और नंबर्स भी हम आगे क्लियर करेंगे। पहले संरचना को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती थी, उसी प्रकार पूरे क्लोरोप्लास्ट के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि दूसरी झिल्ली इनर पार्ट में पाई जाती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के पहले माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन के मध्य में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कक्ष देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर प्लास्टिडियल चैम्बर या प्लास्टिडियल कक्ष भी पाया जाता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन और प्लास्टिडियल चैम्बर उसी प्रकार कार्य करते हैं इस पूरे सेल्स के अंदर, प्लांट सेल में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम करते हैं। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना के अंदर चले, इंटरनल पार्ट्स में, तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड मटेरियल होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी यह द्रव्य पदार्थ कहलाता है जो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर दो विशिष्ट संरचना पाई जाती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं एक एक खंड में कॉइन्स जैसी दिखाई देती हैं। इन एक एक संरचनाओं को, प्रत्येक संरचना को ग्रेनम लेमिलीज या ग्रेना लेमिली कहते हैं, बट कलेक्टिवली सारी संरचना को हम ग्रेनम कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। स्ट्रोमा मैट्रिक्स पार्ट के अंदर अनेक प्रकार के छल्ले जैसे, सिक्के जैसे एक एक संरचना पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल पोर्शन में। इस पोर्शन को हम ग्रेना लेमिलीज कहते हैं और प्रत्येक एक एक संरचना को हम ग्रेनम कहते हैं, जबकि पूरे सेल्स के अंदर कुछ विशेष प्रकार के, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में कॉइन्स के रूप में इकट्ठी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली थैलेक्वाइड कहते हैं। तीनों में अंतर दोबारा सुनेंगे। प्रत्येक एक एक संरचना ग्रेना लेमिलीज कहलाती है। कलेक्टिवली कुछ संरचनाएं एक साथ जो इकट्ठी होती है उन्हें हम ग्रेनम कहते हैं, जबकि 3D स्ट्रक्चर में एक साथ कॉइन्स की जैसी प्रत्येक ग्रेना और ग्रेनम लेमिलीज को हम थैलेक्वाइड कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो रिक्त स्थान है उस पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं, जहां पर मैट्रिक्स और अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। साथ में स्ट्रोमा से निकलकर कुछ लंबी लंबी छड़ जैसी संरचनाएं हियर लाइक स्ट्रक्चर ग्रेना पार्ट से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा लेमिलीज कहते हैं। और इसके अलावा इनमें कुछ डार्क प्रकार के, विशेष प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें हम जिन्हें हम ओस्मिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। सबके कार्यों को देख लेते हैं। ग्रेना में मुख्य रूप से लाइट डायरेक्शंस यानी सूर्य के प्रकाश को स्टोर करने का, लाइट रिएक्शन का कार्य किया जाता है।
जबकि पूरे मैट्रिक्स पार्ट में प्रेजेंट स्टोमा पोर्शन पर केमिकल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन का कार्य होता है, जिनसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ये क्लोरोप्लास्ट। एक बार सुन लेंगे। एक हरित लवक की संरचना दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। बाह्य झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य में एक विशेष कक्ष पाया जाता है जिसे हम प्लास्टिडियल चैम्बर कहते हैं। आंतरिक पोर्शन में ग्रेना और स्ट्रोमा नामक दो संरचनाएं पाई जाती हैं। कॉइल्स लाइक प्रत्येक एक संरचना ग्रेना लैमलिज, कलेक्टिवली संरचना को ग्रेनम और 3D स्ट्रक्चर में उपस्थित एक संयुक्त संरचना को थैलेक्वाइड कहते हैं। आंतरिक भाग में स्ट्रोमा के साथ पतली पतली संरचनाएं स्ट्रोमा लैमलिज कहलाती हैं, जो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करती हैं। ग्रेना और स्ट्रोमा मिलकर डार्क और लाइट रिएक्शन करते हैं और विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन की सहायता से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखेंगे नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हमें ये जानना है कि प्रत्येक सेल में प्लांट पादप के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रत्येक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट, यानी एक कोशिका के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट की संख्या 3 प्रकार के एल्गी में पाई जाती है। 3 एल्गी क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स नामक 3 शैवालों में प्रत्येक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। याद रखेंगे, नीट तथा पीजीटी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रत्येक कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट कितने कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स शैवाल में प्रत्येक कोशिका के अंदर केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 2 क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की संख्या जिग्नीमा नामक शैवाल में पाई जाती है। प्रत्येक एक सेल में 2 हरित लवक जिग्नीमा नामक शैवाल में पाए जाते हैं। मैक्सिमम प्लांट में, ब्रह्मांड के अधिकतर पादपों में क्लोरोप्लास्ट को हम मीजोफिल सेल के अंदर देखते हैं। हम अगर किसी पत्ती का टिया सेक्शन काटते हैं तो एपिडर्मिस पाई जाएगी, उसके नीचे मीजोफिल सेल पाई जाएंगी और मुख्य रूप से मीजोफिल सेल्स के अलावा स्क्लेरेन्काइमा सेल होती हैं। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो लगभग 20 से 40% हिस्सा बनाते हैं। तो नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ चलेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रत्येक कोशिका में 1 की संख्या में क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। 2 की संख्या में मुख्य रूप से जिग्निमा में पाए जाते हैं और ज्यादातर पादपों के मीजोफिल कोशिका में 20 से 40% की संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्य को देखें। क्लोरोप्लास्ट का प्रथम और मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा कार्य संश्लेषण, ये कुछ पदार्थों का संश्लेषण या सिंथेसिस करते हैं, जैसे इस शुगर का संश्लेषण, डीएनए का और आरएनए का संश्लेषण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एटीपी का भी सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। इसके अलावा ये अमीनो एसिड का भी संश्लेषण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये आनुवंशिक स्थानांतरण का कार्य करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, mitochondria and chloroplast both are stored the specific DNA and this is known as the cell within cell। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए इन्हें कोशिका के मध्य कोशिका कहते हैं और ये आनुवंशिकी के रूप में अगली पीढ़ी तक अपने लक्षणों को ट्रांसफर भी करते हैं। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना या आकार कैसा होता है, इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने इस सेगमेंट में इंक्लूड किए हैं। डिस्क शेप, डिस्क के आकार का क्लोरोप्लास्ट हर प्लांट में पाया जाता है। ज्यादातर उच्च पादपों में इसका आकार डिस्क के समान होता है। रिबन शेप, फीता के आकार का क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा एल्गी में पाया जाता है। गर्डिल शेप, गर्डिल के आकार का क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स एल्गी में पाया जाता है। कप शेप, कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट क्लोरेला एल्गी में पाया जाता है और सिताराकार या स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा में पाया जाता है। दोबारा सुनेंगे, अधिकतर पादपों में डिस्क शेप, रिबन शेप स्पाइरोगायरा में, गर्डिल शेप यूलोथ्रिक्स में, कप शेप क्लोरेला में और सितारा के आकार का क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा नामक एल्गी में पाया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एक एक करके इन सारे टॉपिकों को क्लियर करते जाए।
सातवीं क्लास 11th के विद्यार्थियों से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोगों के लिए अभी हमारे पास कंप्लीट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून है। इन जून तक हम आपको 11th की क्लास पढ़ाते रहेंगे। 21 चैप्टर्स में से मैक्सिमम चैप्टरों को हम आपको क्लियर करेंगे। वीडियो आपको बीच में अगर नहीं मिलता है तो आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हमारा ज्यादातर इस समय का फोकस बोर्ड एग्जाम पर है, क्योंकि 12th को हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कर पाए और अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य फरवरी तक एग्जाम होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम उनको जितना चैप्टर मैक्सिमम पढ़ा पाए, क्योंकि हमने वीडियो क्लास बहुत ही ऑनलाइन क्लास बहुत डिले स्टार्ट किया है कुछ कारणों से, बट हम अगर उन्हें 4 से 5 चैप्टर भी प्रोवाइड कर देते हैं तो उनके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी ही उपलब्धता हो जाएगी। साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि आप सभी लोग हमसे प्राप्त किए गए बायोलॉजी के ज्ञान से अच्छे से अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट और करेंगे, जितने लोग हमारे इस वीडियो सेगमेंट से जुड़े हुए हैं वो सभी कृपया करके नियर अबाउट जब उनको ये वीडियो पसंद आ जाए, उनको समझ में आ जाए सारी चीजें, तो एक बार उन्हें लाइक जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादातर लोगों को प्रेरित करें और समझाएं, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों को पहुंचा पाए अपनी वीडियो को और उनके जीवन में बायोलॉजी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।